हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो मैं नवंबर 25 के पेपर 31 से, ये A2 का पेपर है फाइनेंशियल का, इस पे से मैं क्वेश्चन वन अटैम्प्ट करूंगा। तो ये आपका IAS का क्वेश्चन है, उस पर बिल्कुल ज़रा सा मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट किया है, और कंपनी तो इन क्वेश्चन में ऐसा टेस्ट होता ही है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड प्लस द क्वेश्चन इज नॉट लेंथी, रादर इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस टाइम में जब आप लोग स्टडी करें तो ऐसे टाइम पे तो आप लोग के लिए क्वेश्चंस बहुत ही आइडियल है। TG plc had been in business for several years. It produces a variety of products. Selected ledger accounts for the year ended December 2024 was as follows. चले कैलेंडर ईयर है। अब ये देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंबाइंड अकाउंट है। तो रिसर्च एज एक्सपेंस ट्रीट होती है, डेवलपमेंट आपका नॉन करंट एसेट भी ट्रीट होता है अगर सर्टेन कंडीशंस मीट करे, वरना डेवलपमेंट एक्सपेंस के तौर पे भी ट्रीट हो सकती है। ये IAS मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में कवर किया हुआ है। और नवंबर 22 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रॉपर क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो भी अपने चैनल में सॉल्व किया हुआ है। तो जिन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है, वो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे ट्रांसफर हो रहा है वो आपका रिसर्च है। रिसर्च का अमाउंट होगा, वो रिसर्च जो ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हुई है या इंकर करी है। और प्लस ये रिसर्च सर्टेन नहीं होता कि बेनिफिट जनरेट करेगी या नहीं, तो इसलिए इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। फिर ये आपका रिटेन अर्निंग का भी अकाउंट है। अब इसमें देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू डेबिट हुई हुई है। अगर क्रेडिट हो रही होती है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, तो अब अगर ये डेबिट हुआ है तो मीन्स के ये लॉस है। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द रिक्वायरमेंट्स। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये तो मैंने आपको बता दी कि ये रिसर्च एक्सपेंस है। अच्छा, फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर इस पे बैलेंस ईडी है, अब अगर ये सिर्फ रिसर्च का अकाउंट होता तो चले हम कह सकते थे कि इसने एडवांस पे रिसर्च के लिए पे कर दिया जो किसी और ईयर में की जाएगी। लेकिन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो उसका बैलेंस ईडी इंडिकेट करोगा। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट है कि अमाउंट है जिसको उसने एज नॉन करंट एसेट ट्रीट किया, क्योंकि अगर नॉन करंट एसेट ट्रीट किया जाएगा तो फिर बैलेंस ईडी होगा। एक्सपेंस तो सारा ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। और ये इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट होती है डेवलपमेंट भी। सिंपल। स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग एंट्रीज इन द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल। तो रिटेन अर्निंग में देखिए, आपको ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और ये तभी हो रहा होता है जब बोनस इशू के लिए रिटेन अर्निंग यूज किया जा रहा हो। तो रिटेन अर्निंग से या तो पूरी ली जा रही है, बोनस इशू का अमाउंट होगा, शेयर प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है, या पार्शियल अमाउंट बोनस इशू के लिए ली जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये अब यहाँ डेबिट हुआ हुआ, ये आपका लॉस फॉर द ईयर है। क्रेडिट में होता तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर होता। तो ये आपका लॉस फॉर द ईयर है।
depreciation of delivery vehicles for the year amounted to 16,100. After this had been provided, an impairment review of delivery vehicles was undertaken on December 2024. और ये देखिए आपको delivery vehicles की depreciation उसने दे दी और ये 2024 ही की है. This showed the following: value in use है, potential sales value है, estimated selling cost है. तो देखिए एट टाइम्स तो फेयर वैल्यू का वर्ड यूज करता है, वरना वो कहेगा एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ऑन द मार्केट फॉर दिस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट इज दिस, और इट हैज अ पोटेंशियल सेल्स वैल्यू. तो ये फेयर वैल्यू की बात कर रहा है आपसे. वैल्यू इन यूज तो उसने दी हुई है, वरना एट टाइम्स ये भी रियलिटी कभी इसकी कैलकुलेशन भी आ जाती है. अब ये कैरिंग वैल्यू नहीं है, कैरिंग वैल्यूज या नेटबुक वैल्यूज इसने नीचे दी हुई है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द रिकवरेबल अमाउंट एंड एनी इम्पेयरमेंट लॉस फॉर ईच व्हीकल. बहुत ही ईजी पार्ट है ये आप लोगों का. तो ये मैं यही करूंगा. तो सबसे पहले आप सबकी फेयर वैल्यूज निकाल लें. तो अब अगर ये सिर्फ सेल्स वैल्यू दी हुई होती तो यही फेयर वैल्यू हो जाती, लेकिन इसने सेलिंग कॉस्ट भी दी हुई है. तो फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट करना होता है. तो 15,700 माइनस 150. तो ये हो गया 1,550. अब फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में से जो बड़ी वैल्यू है दैट इज चोजन एज द रिकवरेबल अमाउंट. तो अब आप देख सकते हैं वैल्यू वैल्यू इन यूज बड़ी है फेयर वैल्यू से, तो दैट विल बी चोजन एज द रिकवरेबल अमाउंट. और अगर कैरिंग वैल्यू आपकी एक्सीड कर रही हो रिकवरेबल अमाउंट को, तो इम्पेयरमेंट चार्ज होती है. तो यहाँ हो भी रहा है. और इम्पेयरमेंट भी मैं डिटेल में अपने चैनल में कॉन्सेप्ट्स और पास सर्टेन पास पे क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ मैं इसके. तो इन दोनों का डिफरेंस ही 1200 है. एक का चले मैं लिख भी देता हूँ, 16,800 माइनस 15,600. और इसी तरह व्हीकल वी का भी निकालेंगे. पहले फेयर वैल्यू निकालेंगे. तो 22,600 में से 200 माइनस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 22,400. अब देखिए इसकी फेयर वैल्यू 22,400 है, और लेस होने सेलिंग कॉस्ट लेस होने के बाद भी वो वैल्यू इन यूज से ज़्यादा है. तो इस बार ये जो फेयर वैल्यू है यही आपकी रिकवरेबल अमाउंट होगी. कैरिंग अमाउंट या नेटबुक वैल्यू रिकवरेबल से ज़्यादा है तो स्टिल इम्पेयरमेंट चार्ज होगा. तो 24,100 माइनस 22,400, तो ये 1,700 है. थर्ड व्हीकल की भी पहले फेयर वैल्यू निकालेंगे. तो 24,800 माइनस 200, तो ये हो गया 24,600. अब ये 24,600 है फेयर वैल्यू, और वैल्यू इन यूज 25,600 है. तो बड़ी चूज होगी, 25,000 विल बी द रिकवरेबल अमाउंट. और यहाँ आप देखें तो नेटबुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू लेस है रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर नो इम्पेयरमेंट. नो इम्पेयरमेंट और जीरो. और ये देखिए आपके इम्पेयरमेंट डिलीवरी व्हीकल्स की है. तो डिलीवरी व्हीकल्स यहाँ होके पता चलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आपके इम्पेयरमेंट जाएगा कंबाइंड. Other information for the year ended December 2024 was as follows: revenue, decrease in inventory of finished goods, increase in allowance for irrecoverable debts, rent of warehouse, rent of offices. अब देखिए रेंट ऑफ वेयर हाउस रेंट ऑफ ऑफिसेज है, तो मतलब एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा. amortization depreciation of intangible assets, wages of admin, wages of delivery drivers, finance cost, cost of production, मैन्युफैक्चरर है ये, depreciation of office equipment, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. अब इसने कहा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 24. और इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं. और ये देखिए December 24 के ही अकाउंट है, किसी और ईयर के नहीं है. तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट में जो है वो लॉस फॉर द ईयर शो हो रहा है. तो आप भी जब 2024 के अभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम लोग बनाएंगे, तो हमारा भी लॉस यही 12,200 आना चाहिए. तो आप लोग सॉर्ट ऑफ अपने इनकम स्टेटमेंट को उस पर चेक भी कर सकते हैं कि सही किया है या नहीं, या कितना सही किया है, या कितना गलत किया है. अब बाकी सब तो देखे इजी है कि इवन जैसे ये डेप्रिसिएशन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, डिलीवरी व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रही है, उसी के लिए यूज़ हो रही होगी. डिलीवरी व्हीकल से भी पता चल रहा है. और जो दो डिलीवरी व्हीकल्स का इम्पेयरमेंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही जाएगा.
लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है, देखिए amortization ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आपके जो जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं आपके ऑफिस में, तो वो भी होंगे। और वेयर हाउस के लिए हो सकता है अलग से सॉफ्टवेयर उसके वेयर हाउस के यूज के लिए लिया हुआ उसने कोई, या अलग से कोई एंटरप्राइज पोर्टल दिया हुआ। तो ये तो बता ही नहीं रहा कुछ। तो या तो ये बताना चाहिए था। अब इसके अगर आप लोग मार्क्स स्कीम देखेंगे तो वहां इसने एडमिन में लिया है, तो ये चीज इसने क्लियर नहीं की है। तो अब अगर मैं भी एडमिन में ही लेके आप लोगों को कह देता क्या सही है। मैंने तो जब इसको सॉल्व किया था तो मैंने इसको अमोर्टाइजेशन को सेपरेटली दिया एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बताया नहीं है। और सीआई की मार्क्स स्कीम जो है वो 95% केसेस में एक्यूरेट ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्यूरेट हो, बाज़ औक़ात उस पर भी मिस्टेक्स होती हैं। स्पेशली जो कुछ रिसेंट सेशंस हैं तो कुछ माइनर एरर्स हैं मार्क्स स्कीम्स में। तो इसलिए पेपर में आपको जो भी समझ आए, अब आपको अलग से लेना है अलग से ले लें, एडमिन में लेना है एडमिन में ले लें, डिस्ट्रीब्यूशन में लेना है डिस्ट्रीब्यूशन में ले लें। अगर आपने एग्जामिनर की पसंद का ट्रीटमेंट नहीं भी किया हुआ होगा, देखिए आप जहाँ भी लेंगे आपका लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस और लॉस फॉर द ईयर तो सेम ही आएगा। तो मैक्सिमम आप 1 से 2 मार्क्स ही लूज करेंगे, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है वो सही आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ का। इसी तरह एक दूसरा इशू है, वो ये है कि ये जो रिसर्च जिसने एक एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट की, ये भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आएगी। तो अब इसे भी कहाँ लिया जाए। अब अगर ये देखें मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर की ज़्यादा रिसर्च अपनी फैक्ट्रीज में ही होती है, ताकि वो रिसर्च करके कोई नए प्रोडक्ट्स या बना सके, या कोई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बना सके। अब हो सकता है वो ऑफिस में भी किसी चीज़ के लिए रिसर्च की गई हो, या वेयर हाउसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भी किसी चीज़ पे रिसर्च की गई हो। तो वो भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैंने इसको भी सेपरेटली लिया था। तो मेरा प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर यही बना था। देखिए मार्क्स की में फिर इसको भी इसने एडमिन में लिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन अकॉर्डेंस विद IAS 1। तो ये समराइज बनेगा, क्योंकि लिमिटेड कंपनी का समराइज इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। अब ये मैन्युफैक्चरर है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर वो उसमें तो हम फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हुए ट्रांसफर वैल्यू आती है, और ट्रांसफर वैल्यू हम लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में ये खत्म हो रहा है नेक्स्ट पेज में, ना इंसर्ट में ना एक क्वेश्चन पेपर में फैक्ट्री प्रॉफिट की या ट्रांसफर वैल्यू की कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। और खुद से तो जबरदस्ती कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी, ना उसने कोई हिंट दिया, ना कोई सजेशन दिया, ना कोई इन्फॉर्मेशन के बने। तो उस पर आप बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही काम चलाएं। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूजन होगी कि डिक्रीज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि आपका इनकम स्टेटमेंट में ही आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शन में, तो उसके साथ क्या किया जाए। तो ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर एज्यूम कर लेते हैं 20,000। उसमें फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर लेंगे 541,300। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, अब इस बार डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो मीन्स के क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग से कम होगी। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को ही 6,300 से डिक्रीज कर दूं, तो इस पर अब हम ये देखेंगे कि अब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती क्या है। तो उससे आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि जैसे ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स में, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा या कम करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अब देखें 543,1,300, 541,300 से 547,600 में जा रहे हैं। तो डिक्रीज इन जो इन्वेंट्री है वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, क्योंकि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो माइनस होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स से, अब उसकी वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये तो मैंने फिगर एज्यूम करके कर दिया आप लोग को समझाने के लिए। अब यहाँ मैं डायरेक्ट ही करूंगा। तो 541,300 प्लस 6,300, अब दोनों को ऐड करके देखना वही बनेगा 547,600। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। अब हम निकाल लेंगे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन। तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रेफर करूंगा।
रेंट ऑफ वेयर हाउस आ जाएगा इस पे 5000। वेजेस ऑफ डिलीवरी ड्राइवर्स आ जाएगा। और अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाएगा। जो पर मैंने इम्पेयरमेंट दोनों की निकाली ये भी आ जाएगी। तो एक तो ये डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल्स का और दोनों दो व्हीकल्स का इम्पेयरमेंट। तो डेप्रिसिएशन तीनों का है और दो का इम्पेयरमेंट है। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आ जाएगा 5000 प्लस 11200 प्लस 32000 प्लस 16100 प्लस 1200 प्लस 1700। सो दैट मेक्स इट 67200। इसी तरह मैं एडमिन का भी एक टोटल निकाल लूंगा। तो एडमिन में आपका रेंट ऑफ ऑफिसेज आएगा 11000 का। और इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट्स भी यहीं आता है एडमिन में। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की वेजेस और ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मुझे मार्क्स स्कीम का जो उसका रिसर्च का और एमोर्टाइजेशन का ट्रीटमेंट मेक सेंस नहीं करता, इसलिए मैं जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है मैं वही करूंगा। और आप लोग भी पेपर में इस चीज़ की लिबर्टी ले लीजिएगा। लॉस तो सेम ही आना है अगर बाकी चीज़ें सही, मगर मैटर ये करता है कि आपने बाकी चीज़ें सही की हो। और ये थ्रेशोल्ड में भी एडजस्ट होएगा क्योंकि और स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन में करें या एडमिन में करें या सेपरेटली लें। तो ये हो गया 137,900। अभी मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यही अटेम्प्ट कर दूंगा क्योंकि काफ़ी स्पेस गिवन है और यहाँ वैसे ही समराइज बनेगी। तो 802,600 कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी आपकी जो फाइनल फिगर है वो माइनस होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं 137,900। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स 67,200 और एमोर्टाइजेशन ही लिखे हैं, इसको से पता है कैसे, एमोर्टाइजेशन 500। और रिसर्च का अमाउंट है 57, ये भी आएगा 57,100, ये एक्सपेंस रेट होगा। अब इसमें प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा तो ये देख लेते हैं। तो 255,000 माइनस 137,900 माइनस 67,200 माइनस 500 माइनस 57,100। तो ये 7,700 का आया आपका लॉस। तो अब ये कहलाएगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें आखिरी चीज जो एडजस्ट होनी है वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट रह गई 4,500 की। तो अब देखते क्या आता है। अब देखिए -7,700 -4,500 12,200 बन रहा है लॉस फॉर द ईयर। ये देख ले। तो मैच करेगा अगर आप बाकी चीजें सही करें तो। तो उस पर जरा सा आपको मैन्युफैक्चरिंग का भी आइडिया होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ट्रांसफर वैल्यू आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है। One of the directors suggested that in the coming year the company should pay a dividend. Advise the directors whether or not the company should pay a dividend. Justify your answer. सबसे पहले तो डिविडेंड तब दिए जाते हैं जब आइडियली कंपनी को प्रॉफिट्स हुआ, क्योंकि प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जाता है। और अगर एक चीज़ आप एक और देखें तो रिटेन अर्निंग में काफ़ी मैसिव डिक्रीज है। और
रिटेन अर्निंग या रेवेन्यू रिजर्व से ही डिविडेंड दिया जाता है इवेंचुअली, क्योंकि प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ही ट्रांसफर होता है। और डिविडेंड कोई कंपलसरी या मैंडेटरी तो है नहीं देना, तो डिविडेंड देके अपनी रेवेन्यू रिजर्व्स को डिक्रीज करना या लिक्विडिटी को डिक्रीज करना वर्थ इट नहीं है। अब लिक्विडिटी से रिलेटेड तो उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कंपनी की कैश पोजीशन क्या है, तो उस पर आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मगर आपको ऑब्वियसली फेवर भी करना है कि अगर डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर सेटिस्फाई होंगे, और इवन न्यू इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है डिविडेंड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन कंपनी शेयर्स। और शेयर्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उससे शेयर प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है। तो दैट्स गुड इनफ। आप लोग 5 में और भी पॉइंट वैलिड पॉइंट्स रेज कर सकते हैं। तो मैंने आंसर लिख भी दिया इसका। ये मैंने लिख दिया, लिक्विडिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी भी, तो वो भी मैटर करता है डिविडेंड पे करने के लिए।